हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है ज्ञान जीएस के यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि लगातार प्रैक्टिस सेट हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं और अभी तक हम 9 प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा 10वां प्रैक्टिस सेट है। तो आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं क्वेश्चन। आपको पता है कि किस टाइप से हमने क्वेश्चन पढ़े हैं, किस टाइप से हमने इसका डिस्कशन किया है, सब कुछ आप लोग जानते हैं। तो ऐसे ही आपके लिए एक समक्ष क्लास प्रस्तुत करते रहेंगे। लेकिन आपको बता दें कि अब हमारी क्लास प्रैक्टिस सेट के अकॉर्डिंग नहीं आने वाली है। अब हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, जो कि यूपी और यूपीएसआई में प्रीवियस ईयर प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे भौतिक विज्ञान से कितने प्रश्न पूछे गए हैं, रसायन विज्ञान से, जीव विज्ञान से, भारतीय इतिहास से, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर्स की श्रृंखला भी बहुत ही जल्द आपके समक्ष प्रस्तुत होगी, जो आपके पेपर तक पढ़ाई जाएगी जब तक कि आपका पेपर नहीं हो जाता है। ठीक है, तो देखिएगा करंट अफेयर्स तो आपकी वही आएगी जो आप देखिए ऑथेंटिक करंट अफेयर्स पढ़नी है। ज्यादा से ज्यादा करंट अफेयर्स नहीं पढ़नी, कम से कम पढ़नी है, उतने में ही हमारे क्वेश्चन पेपर में आ जाए। हमें ऐसी करंट अफेयर्स पढ़नी है। तीसरा पॉइंट की बात ये करेंगे, जो भी क्लास अब रहने वाली है वो आपकी चैप्टर बाय रहने वाली है, यानी कि भौतिक विज्ञान की एक क्लास, उसके बाद केमिस्ट्री की एक क्लास, फिर बायो की क्लास, क्योंकि बायो के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं पेपर में। तो बायो की 1 से 2 क्लासें करेंगे। ऐसी लगातार आपकी 7 बजे क्लास लगातार आपकी प्रस्तुत होती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लासों के क्वेश्चन। पहला ही क्वेश्चन इतना बेहतरीन है, इतना जबरदस्त है, बहुत गजब का क्वेश्चन है पहला ही। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा, किस शहर को अभी तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया है? यानी किस शहर को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कहां पर है? चलिए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की अगर बात हम करें तो देखिएगा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि दिल्ली को बोलते हैं। दिल्ली को पहले हम दिल्ली के नाम से जानते थे, लेकिन अब हम इसे जानते हैं एनसीआर दिल्ली। क्या जानते हैं? एनसीआर दिल्ली के नाम से जानते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले भारत की जो राजधानी थी वो क्या थी? कोलकाता थी। कोलकाता राजधानी 1911-12 में स्थानांतरित करके पुरानी दिल्ली बना दी गई, 1911-12 में। उसके बाद पुरानी दिल्ली से राजधानी 1931 में नई दिल्ली बना दी गई। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि पुरानी दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली कब बनाई गई? तो आपको पता होना चाहिए कि नई दिल्ली तो अभी वर्तमान समय में हम दिल्ली को नई दिल्ली के नाम से जानते हैं। वर्तमान समय में नई दिल्ली को किस नाम से जानते हैं? ठीक है, पुरानी दिल्ली को हम किस नाम से जानते हैं? नई दिल्ली के नाम से जानते हैं, ये याद रखिएगा। पुरानी दिल्ली को नई दिल्ली के नाम से जानते हैं। अब पॉइंट ए बनता है कि भाई पुरानी दिल्ली 1911 में कैपिटल थी, 1911 में, और ये कब बनी? 1931 में बनी। जब एक कैपिटल बनी तो यहाँ पर गवर्नर थे लॉर्ड हॉर्डिंग। गवर्नर कौन थे? लॉर्ड हॉर्डिंग गवर्नर थे यहाँ पर। और अगर बात करें कि 1931 में जब बनी थी तो कौन था गवर्नर? लॉर्ड इरविन। कौन थे गवर्नर? लॉर्ड इरविन थे। तो पुरानी दिल्ली से नई दिल्ली क्या बन गई? कैपिटल बन गई। अब भारतीय संविधान में दिल्ली को एनसीआर दिल्ली घोषित कर दिया गया, किस संशोधन के द्वारा? तो 69 संविधान संशोधन 1991। देखिएगा, कहीं कहीं पे 1992 लिखा हुआ है, जो कि गलत है, क्योंकि 1992 में इसे लागू किया गया था, ना कि इसे बनाया गया था। 1992 में इसे लागू कर दिया गया था। तो दिल्ली से एनसीआर क्या हो गया? दिल्ली हो गया 1992 में हो गया, लेकिन अधिनियम 1991 ही रहेगा। तो एनसीआर दिल्ली से अगर बात करें तो कितने जिले लगते हैं? जैसे देखिएगा, कितने राज्यों की सीमा सबसे पहले स्पष्ट करती है, इस बात पे ध्यान दीजिए। सबसे पहले उत्तर प्रदेश के 8 जिले लगते हैं। उसके बाद हरियाणा के आपके 13 जिलों की सीमा लगती है एनसीआर दिल्ली से। और अगर बात करें राजस्थान से, तो राजस्थान से आपके 2 जिलों की सीमा लगती है। कितने? 2 जिलों की। ठीक है, वो 2 जिले कौन कौन से हैं? एक तो आपका भरतपुर है, दूसरा आपका अलवर है। यानी कि भरतपुर की बात करें और दूसरी बात करें अलवर की, तो 2 जिले लगते हैं। उत्तर प्रदेश से तो देखिएगा, इसमें ना तो भरतपुर है ना तो आपका अलवर है। उत्तर प्रदेश से अगर बात करेंगे तो देखिएगा, उत्तर प्रदेश से यहां से देखें अगर उत्तर प्रदेश के, तो देखिएगा मेरठ से सीमा लगती है उत्तर प्रदेश से। मेरठ हो गया, गाजियाबाद हो गया, ठीक है,
गाजियाबाद हो गया। उत्तर प्रदेश के पेपरों के लिए पढ़ रहे हैं तो एक क्वेश्चन तो बनता ही बनता है आपके एनसीईआर से, ठीक है। उसके बाद देखिए ग्रेटर नोएडा। अब नोएडा और ग्रेटर नोएडा को अगर अलग अलग हम लिखेंगे, ठीक है, तो दो से लगेगी, यानी कि गौतम बुद्ध नगर भी बोलते हैं हम इसे, क्या बोलते हैं, गौतम बुद्ध नगर ही बोलते हैं। फिर बागपत से लगती है, आपके हापुड़ से लगेगी, ठीक है, कहां से लगेगी, हापुड़ से लगेगी। फिर मुजफ्फरनगर से लगेगी आपके, मुजफ्फरनगर से लगेगी, ठीक है। और उसके बाद में आपकी बुलंदशहर से लगेगी। तो देखिए कितने से लगती है, 8 से लगती है, शायद आपके सामने 8 मैंने लिख दिए हैं, ठीक है, 8 आपके सामने मैंने लिख दिए हैं। तो देखिए कहां से नहीं लगती। अब अगर हरियाणा की बात करेंगे तो हरियाणा के 13, जैसे आपके पानीपत हो गया, पानीपत से आपकी लगती है, ठीक है, जिंद से भी लगती है, करनाल से लगती है, गुरुग्राम से लगती है। तो आपको कौन सा इसमें नहीं दिख रहा है ना। बहुत ऐसे हैं आपके हरियाणा के, तो इसमें देखिएगा अलीगढ़ से सीमा स्पर्श नहीं करती है। उत्तर प्रदेश से पूछा है तो उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ से स्पर्श नहीं करती। अलीगढ़ क्यों प्रसिद्ध है, अलीगढ़ अपने तालों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, तालों के लिए प्रसिद्ध है। आंसर क्या होगा आपका, अलीगढ़, ठीक है, आंसर क्या होगा आपका, अलीगढ़। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है, आपकी स्थापना किसने करी थी, सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, ठीक है। तो सैयद मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, ठीक है, वो सॉरी, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अब देखिएगा अगर और भी अगर हम बात करें, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की बात अगर करें, दिल्ली की बात की जा रही है, तो दिल्ली एक भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत भारतीय संविधान में आता है, तो भारतीय संविधान के 239 डबल ए के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, 239 डबल ए के अंतर्गत आपके दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया है। और दिल्ली में आपका उच्चतम न्यायालय भी है और आपका उच्च न्यायालय भी है, यानी कि हाई कोर्ट भी है, सुप्रीम कोर्ट में भी है आपके दिल्ली में। तो 239 के अंतर्गत आता है। दिल्ली की अगर बात करेंगे, दिल्ली की स्थापना किसने करी, तो दिल्ली की स्थापना आंगनपाल ने करी थी। कई क्लासों में मैंने आपको बताया है दिल्ली की स्थापना किसने की, आंगनपाल ने की थी। और किस वंश से थे, तो तोमर वंश से थे। किस वंश से थे, तो तोमर वंश से थे, यानी कि तोमर वंश के बहुत ही शक्तिशाली राजा थे आपके आंगनपाल, और इन्होंने ही दिल्ली की स्थापना की थी, ठीक है। तो दिल्ली के बारे में ओवरऑल सबके सब फैक्ट हम पढ़ चुके हैं, यही हमारे दिल्ली है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर हम क्वेश्चन पढ़ेंगे तो हमारा फुल डिटेल जो होगा वो क्वेश्चनों पर आपके जो रहेगा वो बिल्कुल एक तरीके से सटीक बैठेगा, और आपके आंसर बिल्कुल ठीक 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 एकदम जबरदस्त तरीके से होंगे, ठीक है। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, दूसरा क्वेश्चन ये कहता है कि भाई उत्तर प्रदेश से रिलेट करता है दूसरा क्वेश्चन, और दूसरा क्वेश्चन हमसे कहता आखिर क्या है ये हमको समझना पड़ेगा, ठीक है। कि वर्तमान में स्थिति पूछी है, उत्तर प्रदेश राज्य में कुल कितने ग्राम पंचायतें हैं। तो देखिएगा 25,000, 32,000, 42,000 या 52,000। तो ऐसा कभी क्वेश्चन आता है तो सबसे ज्यादा जो होगा वही आपका आंसर होगा। बाकी हम देख लेते हैं। अगर हम यूपी की बात करें, उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, तो देखिएगा उत्तर प्रदेश में सबसे पहले तो जनसंख्या कितनी है ना, एग्जिट वैल्यू आपको जनसंख्या की पता होनी चाहिए। जैसे देखिएगा बहुत सरल है, जैसे 19 लिखे फिर 98 लिख दें, फिर 1, 2 और 3, 4 और 1 लिख देते, इतनी जनसंख्या है उत्तर प्रदेश की, राइट। भारत के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है, तो भारत के अनुसार अगर उत्तर प्रदेश की जनसंख्या की बात करेंगे तो 16.5% है। कितनी है, 16.5% भारत के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है। उसके बाद अगर मैं बात करूं जनसंख्या के बाद क्षेत्रफल की बात करें, तो क्षेत्रफल कितना है, 2,40,928 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है। और ये मैं आपको बता भी चुका हूं, 2,40,928 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है। और भारत के अनुसार उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, तो भारत के अनुसार उत्तर प्रदेश के अगर क्षेत्रफल की बात करेंगे तो आपका 7.33% है, ठीक है, 7.33% है। जनसंख्या के मामले बात करेंगे तो 16.5% है, ठीक है। पहले भी मैं बता चुका हूं प्रैक्टिस साइड में, यहां पर आपको मैंने फिर से बताया है, तो याद रखिएगा। उसके बाद अगर बात करेंगे कि राज्यसभा की सीटें कितनी हैं,
राज्यसभा की सीटों की अगर बात करेंगे तो देखिएगा राज्यसभा की सीटें 80 हैं आपके, सही है क्या? राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? ठीक है, राज्यसभा की सीटें हमेशा आपके कम होती हैं लोकसभा की सीटों से। लोकसभा की सीटें कितनी हैं? तो लोकसभा की सीटों की अगर बात करेंगे तो लोकसभा की आपकी 80 सीटें हैं और राज्यसभा की आपकी 31 सीटें हैं। ठीक है, लोकसभा की 80 सीटें हैं, राज्यसभा की 31 सीटें हैं, याद रखिएगा। यहीं से अगर बात करेंगे विधान परिषद की कितनी सीटें हैं? ठीक है, विधान परिषद की सीटों की बात करेंगे तो विधान परिषद की 100 सीटें हैं आपके, और विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है? तो विधानसभा की सीटों की जो संख्या है वो आपके 403 प्लस 1 आपके सीटें हैं। ठीक है, ये सब आपके पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं उत्तर प्रदेश से रिलेट करते हुए। ठीक है, याद रखिएगा। अब अगर हम बात करेंगे यहां से, चलिए बात कर लेते हैं कुल जिले कितने हैं उत्तर प्रदेश में। तो कुल जिले हैं आपके 18, कुल जिले हैं आपके 18, सॉरी कुल जिले हैं आपके 75, मंडल लिखना था, कोई बात नहीं। कुल मंडल कितने हैं आपके उत्तर प्रदेश में? डिवीजन है आपके 18। कितने डिवीजन है? 18। ठीक है, नगर पालिका बोर्डों की संख्या कितनी है? सबको नोट कर लीजिएगा, वर्तमान समय की स्थिति है। नगर पालिका बोर्डों की संख्या है 226। कितनी है? 226 नगर पालिका बोर्डों की संख्या है, याद रखिएगा, नगर पालिका बोर्डों की संख्या है। ठीक है, ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी है? तो ग्राम पंचायतों की संख्या वर्तमान समय में जो है वो आपके 59,163 है। 59,163 है। आंसर क्या होगा हमारा? लगभग में 52,000 वाला, सबसे ज्यादा वाला ही आंसर हम टिक कर सकते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, शहरी निकाय कितने हैं हमारे पास में? तो शहरी निकायों की अगर बात करेंगे तो 915 आपके शहरी निकाय हैं, 915 शहरी निकाय हैं। ठीक है, और अगर बात करेंगे कि यहाँ पर नगर निगम कितने हैं? ठीक है, नगर निगम कितने हैं? तो नगर निगम आपके 17 हैं। नगर निगम, नगर निगम कितने हैं आपके? 17 हैं। ठीक है, लेटेस्ट कौन सा है? तो लेटेस्ट आपका क्या है? ठीक है, तो लेटेस्ट की अगर हम बात करेंगे तो लेटेस्ट आपका सजानपुर में है। और न्याय पंचायतों की अगर बात करेंगे कि न्याय पंचायतें कितनी हैं हमारे उत्तर प्रदेश में, तो देखिएगा न्याय पंचायतें हैं आपके 8,135। 8,135 यहाँ पर क्या है? न्याय पंचायतें हैं। ठीक है, 35। ठीक है, ये क्या है? न्याय पंचायतें। ठीक, याद रखिएगा, पूरी की पूरी मैंने आपको उत्तर प्रदेश की डिटेल को बता दिया है। ठीक है, याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट जो थे वो मैंने आपको टोटल के टोटल बता दिए हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमसे क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किसने कभी भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार नहीं संभाला है? यानी कि भारत का उप प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से कौन कभी नहीं बना है? ठीक है, मोरारजी देसाई तो भारत के प्रधानमंत्री रहे थे, उप प्रधानमंत्री भी रहे थे, देवीलाल भी रहे थे, बीपी सिंह, लाल कृष्ण आडवाणी। तो देखिएगा, सिर्फ बीपी सिंह ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री का कार्यकाल तो संभाला था लेकिन उप प्रधानमंत्री के पद पर सुशोभित नहीं हुए थे। ठीक है, इसमें अगर नाम हम करें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी शामिल कर सकते हैं, यशवंत को भी शामिल कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारे हैं, जगजीवन लाल को भी शामिल कर सकते हैं, और बाकी आपके ये 3 लिखे हुए, यानी कि 6 लोगों ने अभी तक उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला था। ठीक है, अब देखिएगा प्रधानमंत्री की बात करें तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति जी करेंगे। कौन करेंगे? राष्ट्रपति जी करेंगे। किस अनुच्छेद के तहत करेंगे? अनुच्छेद नंबर 75 के तहत। तो उप प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी कौन करेंगे? देखिए, भारतीय संविधान में उप प्रधानमंत्री ऐसा कोई भी पद है नहीं। ठीक है, इसीलिए अभी तक 6 ही बनाए गए थे। अगर उप प्रधानमंत्री ऐसा पद होता तो भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री दोनों के पद का विवरण नहीं दिया गया। ना तो प्रधानमंत्री का पद है, ना तो उप प्रधानमंत्री का पद है, यानी किसी का भी पद का विवरण नहीं दिया गया भारतीय संविधान में। ये भी याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो ज्यादा चर्चा नहीं यहीं पर। ठीक है, आंसर क्या होगा? बीपी सिंह।
अरे सामान्य संतुलन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, इकोनॉमिक्स से डायरेक्टली पूछे जाने वाले प्रश्न है, ऐसे ही प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है, डायरेक्टली पूछे जाएंगे, तो सीधे सीधे याद रखिएगा, लियोन वालरस ने किया था, ठीक है। सिर्फ इकोनॉमिक्स के प्रश्न को, इकोनॉमिक्स भी हम चैप्टर वाइज देखेंगे कितने प्रश्न अभी तक पूछे गए इकोनॉमिक्स से। भारत के राष्ट्रपति पद के लिए शपथ कौन दिलाता है? तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा, कई बार मैंने आपको बताया है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल नंबर 52, आर्टिकल नंबर 52 कहता है कि भारत में एक क्या होगा, राष्ट्रपति होगा, यानी कि राष्ट्रपति भारत का पहला नागरिक भी होगा, ये भी आर्टिकल नंबर 52 ही कहता है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति आपकी होती है आर्टिकल नंबर 53 के अंतर्गत। राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति यानी कि राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति आर्टिकल नंबर 53 में होती है। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है आर्टिकल नंबर 53 के अंतर्गत, ठीक है। राष्ट्रपति को मैंने फुल डिटेल में पढ़ाया है, आप वहां पर भी देख सकते हैं राष्ट्रपति को। उसके बाद देखिएगा, आर्टिकल नंबर 61 की अगर बात करेंगे, सॉरी, आर्टिकल नंबर 61 की अगर बात करेंगे तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। क्या लगाया था? राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है, यानी कि इम्पीचमेंट की प्रक्रिया राष्ट्रपति पर लगाई जाती है। आर्टिकल नंबर अगर बात करेंगे 72, राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति, किसकी? राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति, ठीक है। अब अगर बात करेंगे आर्टिकल नंबर 143, जो तुम आई लव यू में कन्वर्ट कर देते हो, राष्ट्रपति को आई लव यू किससे है? सर्वोच्च न्यायालय। तो सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति किसके पास है? 143 में है। आप किससे परामर्श करते हो? आपको पता है, ठीक है। 143 के अंतर्गत कौन करेगा? राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श कर सकता है 143 के अंतर्गत, ठीक है। और आपके अगर देखें, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेगा, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेगा 123 के अंतर्गत। तो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति 123 के अंतर्गत, ठीक है। ऐसे बहुत सारे आर्टिकल हैं राष्ट्रपति से संबंधित। तो राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाएगा? भारत के मुख्य न्यायाधीश। कौन दिलाएगा? भारत के मुख्य न्यायाधीश, क्योंकि राष्ट्रपति निर्वाचित किए जाते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव कैसे किया जाता है? निर्वाचित तरीके से। कौन कौन वोट डालता है? तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली व पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश के निर्वाचित सदस्य भी वोट डालते, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने संप्रभुता के अद्वितीय सिद्धांत दिया था? ऑस्टिन, डार्विन, अरस्तु या मार्क्स ने दिया था? किसने दिया था? ऑस्टिन ने दिया था, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं पर उनके घटनाक्रम के अनुसार सही तरीके से बताना है, यानी कि उनके क्रमानुसार इन्हें लगाना है कि सबसे पहले कौन सी हुई थी। तो घटना क्रमानुसार सही क्रम में लगाइए, ठीक है। सबसे पहले कौन सी हुई थी, उसके बाद में कौन सी हुई, उसके बाद में कौन सी हुई, उसके बाद में कौन सी हुई, ये सभी प्रश्न हमें बताने। तो भारत छोड़ो आंदोलन हो गया, शिमला सम्मेलन हो गया, पूना समझौता हो गया, कैबिनेट मिशन हो गया। क्या गजब का क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन पेपर में आएगा तो सभी घटनाओं की विद डेट के साथ हमें आनी चाहिए, क्या तारीखें, इनके वर्ष। भारत छोड़ो आंदोलन की बात करेंगे तो देखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को स्थापित हुआ था। 8 अगस्त 1942 में आया था भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन के अकॉर्डिंग एक ऑपरेशन भी शामिल है जिसे जीरो आवर कहते हैं। तो जीरो आवर किस आंदोलन से संबंधित है? भारत छोड़ो आंदोलन। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई और 9 अगस्त 1942 को जीरो आवर के तहत जितने भी क्रांतिकारी थे उन सभी को सुबह 6 बजे से पहले गिरफ्तार कर लिया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा। इसे कहते हैं भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कई राज्यों में समानांतर सरकार की स्थापना हुई, जैसे बलिया उत्तर प्रदेश में समानांतर सरकार की स्थापना हुई। बहुत प्रसिद्ध क्वेश्चन है आपके भारत छोड़ो आंदोलन से। एक ऐसा आंदोलन जो भारत को आजादी की ओर ले जा रहा था, एक ऐसा आंदोलन जो भारत को आजादी की ओर ले जा रहा था, इसे कहते हैं भारत छोड़ो आंदोलन। पढ़ेंगे डिटेल पार्ट में भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में। शिमला सम्मेलन की बात अगर करेंगे तो देखिएगा, शिमला सम्मेलन हुआ था 25 जून 1945 को। 25 जून 1945 को शिमला सम्मेलन हुआ था, ठीक है।
पूना पैक्ट की बात करेंगे तो देखिए पूना समझौता बोले या पूना पैक्ट बोले तो 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट हुआ था। अब पूना पैक्ट जो था वो किससे संबंधित था? आपके दलित वर्ग से संबंधित था। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। पूना पैक्ट किससे संबंधित था? तो दलित वर्गों से संबंधित था। दो लोगों के मध्य हुआ था, एक तो महात्मा गांधी और अगर बात करेंगे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो देखिएगा एक बात समझ लीजिएगा कि आपकी शादी कभी ना हो, लेकिन आपका अगर बिचपैया बहुत जबरदस्त है, अगर बिचपैया एकदम जबरदस्त है, शादी कराने वाला बीच में जो होता है उसको बिचपैया बोलते हैं, तो बिचपैया अगर जबरदस्त है तो आपका कतई भी मौका ना लगे, फिर भी आपकी शादी हो जाएगी। यही था पूना पैक्ट में। इनका जो बिचपैया था वो बहुत ही मजबूत व्यक्ति था। मजबूत व्यक्ति कैसे? बीएचयू की स्थापना करी, चौरी चौरा कांड का मुकदमा लड़ा। तो फिर से सुनिएगा, बीएचयू की स्थापना करी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय स्थापित किया, चौरी चौरा कांड का मुकदमा लड़ा। ऐसा गजब का बिचपैया कहाँ मिलेगा ढूंढे? पूना पैक्ट दलितों से संबंधित था। बिचपैया कराने वाला कौन थे? ठीक है, मदन मोहन मालवीय। कौन थे? मदन मोहन मालवीय। दो मैंने आपको बताए हैं, दोनों इंपॉर्टेंट है, मदन मोहन मालवीय। तो अगर बिचपैया जबरदस्त है तो भाई होने वाला है आपका, शादी आपका हो जाएगा। जहां से भी आप चाहोगे, या बिचपैया जिस परिवार से चाहेगा उस परिवार से आपकी शादी हो जाएगी, 100% होने वाली है। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को गजब तरीके से। ठीक है, तो देखिएगा ये हो गया आपका दलितों से संबंधित। अगर इसकी दो तारीख है, देखिएगा 19 फरवरी 1946 को इसकी स्थापना हुई। जब स्थापना हुई तो इसकी स्थापना हुई लंदन में। कहां पर स्थापना हुई? लंदन में इसकी स्थापना हुई 19 फरवरी 1946 को। और अगर बात करें तो 24 मार्च 1946 को ये भारत आया था। तो इसके 3 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। सर पैथिक लॉरेंस जो कि इसके अध्यक्ष थे। सर पैथिक लॉरेंस जो कि इसके अध्यक्ष थे, किसके? कैबिनेट मिशन के। पैथिक लॉरेंस जो कि अध्यक्ष थे। एबी अलेक्जेंडर, एबी अलेक्जेंडर। और अगर बात करेंगे तो स्टेफोर्ड क्रिप्स। क्या हुआ? स्टेफोर्ड क्रिप्स। तो 3 सदस्य थे इसके। तो याद रखिएगा भारत आया था 1946 में, स्थापना हुई थी 19 फरवरी 1946 को लंदन में। उस समय भारत के नहीं, ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे क्लाइमेट एटली। क्या थे? एटली साहब वहां पर प्रधानमंत्री थे। किसके? ब्रिटिश के। तो प्रश्न ये भी पूछा सकता है कि जब कैबिनेट मिशन जब भारत आया था, ये कैबिनेट मिशन की जब स्थापना की गई थी तो उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? संविधान की क्लास को खोलिएगा, उसमें फुल डिटेल से पढ़ाया भी गया आपको। ठीक है, अब देखिएगा सबसे पहले कौन सी घटना आएगी। तो सबसे पहले आपकी जो घटना आएगी, कौन सी तारीख सबसे पहले आती है आपके? ठीक है, पूना पैक्ट आ गया सबसे पहले। तो 1 नंबर यानी कि 3 सबसे पहले आएगा। तो देखिएगा 3 सबसे पहले अगर आएगा तो ए वाला तो ऑप्शन आपका कट हो गया। ए वाला ऑप्शन आपका कट हो गया, और ए वाला भी ऑप्शन आपका कट हो गया। 45 के बाद क्या आता है? 46 आती है। या 32 के बाद देखिएगा आपके क्या? भारत छोड़ो आंदोलन। यानी कि ए वाला ऑप्शन हमारा ठीक होगा। फिर उसके बाद क्या आएगा? शिमला आएगा, और उसके बाद क्या आएगा? आपका कैबिनेट मिशन आएगा। देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था, गजब का प्रश्न था, एकदम इतने गजब का प्रश्न था, बहुत गजब का। ठीक है, याद रखिएगा ऐसे प्रश्न पेपर में पूछे जाएंगे तो दोस्तों आपका क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। बिल्कुल ऑफलाइन क्लास की तरह मजबूती बना के पढ़िएगा कि आपको लगे तो कि ऑफलाइन में मजा ले रहे हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारे पास में कि वर्ष 1917 में महात्मा गांधी द्वारा चंपारण में कौन सा आंदोलन शुरू किया गया? ये तो उसको भी पता होगा जिसको कुछ भी नहीं आता। ठीक है, जिसने अभी तक आज तक तैयारी नहीं करी है वो भी इस प्रश्न का आंसर दे सकता है। तो आप लोग दीजिएगा, सत्याग्रह था, असहयोग आंदोलन था, भारत छोड़ो आंदोलन था, स्वदेशी आंदोलन था। अभी चर्चा करी भारत छोड़ो आंदोलन की। तो भारत छोड़ो आंदोलन तो आपको तारीख पता है, 1 अगस्त 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? असहयोग आंदोलन।
1 अगस्त 1920 को। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन एक। अब देखिएगा असहयोग आंदोलन का सबसे बड़ा रिजल्ट देखिएगा, बाल गंगाधर तिलक एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने असहयोग आंदोलन बहुत तेजी से के साथ एक नींव रखने के बाद उसको शुरू किया था। लेकिन जिस दिन वो शुरू हुआ उसी दिन बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई। जिस दिन वो शुरू हुआ उसी दिन बाल गंगाधर तिलक की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। और याद रखिएगा 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक है, और उसी दिन क्या रखी नींव। 1917 में जब 1916 के अधिवेशन में एक व्यक्ति जो थे राजकुमार शुक्ल, क्या नाम था, राजकुमार शुक्ल से मुलाकात हुई। ये राजकुमार शुक्ल ने मुलाकात की किससे, गांधी जी से। किससे मुलाकात की, गांधी जी ने। तो 1917 में नील की खेती के विरुद्ध सत्याग्रह चलाया गया। नील खेती के विरुद्ध सत्याग्रह चलाया गया। और सत्याग्रह कहां चलाया गया, बिहार में चलाया गया। सत्याग्रह कहां पर चलाया गया, सत्याग्रह बिहार में चलाया गया था। और नील कुमार शुक्ल जो थे, यानी कि जो राजकुमार जो शुक्ल थे, नील खेती के विरुद्ध में उन्होंने आमंत्रित किया लखनऊ अधिवेशन में। 1916 के लखनऊ कांग्रेस के अधिवेशन में उन्होंने आमंत्रित किया किसको, गांधी जी को। और बोला कि बिहार में आइएगा, बिहार में बात करिएगा कि जो चंपारण के रहने वाले जो किसान हैं उनको बहुत समस्या हो रही है। इस समस्या से मतलब छुटकारा पाने के लिए आमंत्रित किया था राजकुमार शुक्ल ने किसे, गांधी जी को। तो याद रखिएगा ये चंपारण के अकॉर्डिंग ही रविन्द्रनाथ टैगोर ने, देखिएगा चंपारण आंदोलन के दौरान ही रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि से सम्मानित किया। तो किस आंदोलन के तहत गांधी जी को रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि से सम्मानित किया। ठीक है, महात्मा गांधी बहुत खुश हो गए, महात्मा गांधी बहुत खुश हो गए और उन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर को किसकी उपाधि दे दी, गुरुदेव की उपाधि दे दी। किसकी उपाधि दे दी, तो गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर लिखा आता है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि गांधी जी को दी थी चंपारण आंदोलन के दौरान। और गुरुदेव की उपाधि महात्मा गांधी ने किसको दी थी, रविन्द्रनाथ टैगोर को दी थी। याद रखिएगा इस बात को। आंसर क्या होगा, 1917 का। चंपारण कहां पर है, आपके बिहार में है। कहां पर है, आपके बिहार में है चंपारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वह देश जो लगातार तीसरे साल भी फाइनेंशियल स्टॉक फोर्स की ग्रे लिस्ट में बरकरार है। अफगानिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान, ये दक्षिणी सूडान। कौन सा आंसर होगा, पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान की सीमा जो है भारत से भी लगती है, बांग्लादेश की सीमा भारत से लगती है, अफगानिस्तान की सीमा भी भारत से लगती है। तो पाकिस्तान से कितने राज्यों की सीमा लगती है, तो देखिएगा जम्मू कश्मीर से सीमा लगेगी पाकिस्तान की। गुजरात से भी सीमा लगती है, किससे, गुजरात से भी सीमा लगती है। हरियाणा से सीमा लगती है, हरियाणा छोड़ देते हैं, पंजाब से सीमा लगती है। किससे सीमा लगती है, पंजाब से सीमा लगती है। और आपके राजस्थान के सीमा लगती है। ठीक है, कहां पर, राजस्थान से सीमा लगती है। अफगानिस्तान की सीमा सिर्फ आपके जम्मू कश्मीर से ही लगेगी, भारत के एक राज्य जम्मू कश्मीर से लगेगी। बांग्लादेश की सीमा जो है वो आपके 5 भारतीय राज्यों से लगती है। ठीक है, असम से लगती है, मेघालय से लगती है, असम, मेघालय, मिजोरम। याद रखिएगा असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। त्रिपुरा तीनों ओर अंतरराष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है। और इसे हम बाद में कहेंगे पश्चिम बंगाल। क्या कहेंगे, पश्चिम बंगाल। तो देखिएगा इतने से सीमा लगती है। तो सबसे लंबी सीमा स्पर्श कराता है भारत के साथ बांग्लादेश, कितने किलोमीटर की, तो 4096.7 किलोमीटर की सीमा को स्पर्श कराता है। आंसर क्या होगा, पाकिस्तान है। क्या है आंसर, पाकिस्तान है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। मानव शरीर के गुर्दे निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करते हैं। गुर्दे बोलो या वृक्क बोलो, या कह सकते हैं भाई अंग्रेजी लोगों के लिए कह सकते हैं किडनी। ठीक है, क्या कह सकते हैं, किडनी। ठीक है, किडनी भी बोल सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा क्या करते हैं, उत्सर्जन करते हैं। क्या करते हैं, उत्सर्जन करते हैं।
याद रखिएगा क्या काम होता है गुर्दे का, उत्सर्जन करना। ठीक है, साइंस के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाली क्लास लेकर आ रहे हैं आप लोगों के लिए, ठीक है, जो कि चैप्टर वाइज होने वाली है। ओके, जब प्रकाश किसी एक किनारे या किसी दरार से गुजरती है तो वजह से तिरछी हो जाती, किस वजह से तिरछी हो जाती है? प्रकाश देखिएगा, प्रकाश, लाइट, ठीक है, क्या कहते हैं? लाइट, जिसके द्वारा हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। प्रकाश कहां से आता है? सूर्य से आता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो 500 सेकंड का समय लगता है। 500 सेकंड बोले तो 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगेगा। 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगेगा। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। राइट, याद रखिएगा 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने के लिए। राइट, तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आ गया, 500 सेकंड का समय लग गया, तो सूर्य से कुछ किरणें निकलती हैं जिन्हें हम कहते हैं पराबैंगनी किरणें। क्या कहते हैं? पराबैंगनी किरणें। तो इन्हें हम कहते हैं पराबैंगनी किरणें, जो कि किस मंडल के द्वारा अवशोषित होती हैं? किस परत के द्वारा अवशोषित होती हैं? ओजोन परत के द्वारा। और ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो स्ट्रेटोस्फीयर यानी कि समताप मंडल में पाई जाती है। किस मंडल में पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन लेयर समताप मंडल में पाई जाती है। राइट, याद रखिएगा बहुत सारे आपके पॉइंट हैं जो मैं आपको 9 सेट में बता चुका हूं। ये हमारा 10वां सेट है, तो इसके लिए भी आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि आपके दिमाग में मुझे लगता है कि बिल्कुल एकदम सटीक तरीके से बैठ जाते होंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा इस बात को। ओके, तो देखिएगा सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आता है। अब प्रश्न है कि किसी दरार से गुजरती है। जब प्रकाश के किनारे या किसी दरार से गुजरती है तो वजह तिरछी हो जाती है। किसके कारण? विवर्तन के कारण। किसके कारण? विवर्तन के कारण। अपवर्तन देखिएगा, जब कोई सुई जो है ना, अगर पानी में हम फेंकेंगे, सुई पानी में फेंकेंगे तो कुछ तली से कुछ ऊपर दिखाई देगी। तली से क्या करेगी? ऊपर दिखाई देगी। तो किसके कारण होता है? अपवर्तन के कारण होता है। किसके कारण होता है? अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 500 सेकंड लगते हैं, तो मैं कह सकता हूं सूर्य की सहायता से एक चमकता है आपका चंद्रमा, तो चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? 63 सेकंड का समय लगता है। 1 मिनट 3 सेकंड का समय लगता है चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक आने के लिए। ठीक है, याद रखिएगा चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक आने के लिए इतना समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मरुस्थल में मृग मृच्छका या मृग तृष्णा बनने का मुख्य कारण क्या है? तो देखिएगा, प्रकाश का अपवर्तन है, प्रकाश का प्रतिबिंब है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक प्रतिबिंब है। प्रकाश का अपवर्तन तथा पूर्ण आंतरिक प्रतिबिंब दोनों है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जिसमें सबसे लंबा आंसर हो वही हमारा ऑप्शन हो, वही हमारा आंसर होगा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो प्रकाश, तो मरुस्थल, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल क्या है? थार मरुस्थल। और आपका विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल क्या है? सहारा मरुस्थल। क्या है? सहारा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल आपके अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है। कौन सा? अफ्रीका महाद्वीप में। ठीक है, सहारा मरुस्थल आपको कहां मिलेगा? विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप जिसे हम अफ्रीका महाद्वीप कहते हैं। और ये आपके एशिया महाद्वीप, क्योंकि भारत किस महाद्वीप में स्थित है? एशिया महाद्वीप में स्थित है। लेकिन अगर एशिया महाद्वीप में बात करें तो कहां पर? आपके राजस्थान में। ये तो बात रही आपके ज्योग्राफी की। ठीक है, प्रश्न किसका है? प्रश्न साइंस का है, बात हमने ज्योग्राफी की कर दी। अब देखिएगा, मरुस्थल जो होते हैं वहां पर दिन में क्या होती है? गर्म होती है। दिन होती है गर्म में। और रात कैसी होती है? तो रात होती है ठंडी। क्यों? क्योंकि सर्द हवाएं चलती हैं, इसलिए वहां पर ठंडी होती हैं रातें। दिन कैसा होता है? दिन होता है गर्म आपका। ठीक, इतनी तो बात आप सभी लोगों को पता होगी, मरुस्थल में कभी गए होगे तो अनुभव भी किया होगा। ठीक है, तो मृग मृच्छका का बनने का कारण क्या है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो देखिएगा, हीरे का चमकना, हीरे का चमकना कैसा है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन है।
तो हीरे का चमकना कैसा है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। मृग मृच्छका होती आखिर क्या है? तो देखिएगा, जब कभी भी आप कार से जाते होंगे तो आपको लगता होगा कि भाई रोड पर क्या है? पानी है। आपको लगता है रोड पर क्या है? पानी है, लेकिन आभासी पानी होता है। जब हम एक्चुअल स्थिति पर पहुंचते हैं तो वहां पर पानी नहीं होता है। इसको कहते हैं मृग मृच्छका। ऐसे ही आप राजस्थान में कभी जाओगे, थार में कभी जाओगे तो आपको लगेगा वहां पर पानी है, लेकिन जब एक्चुअल पहुंचेंगे तो वहां पर पानी नहीं होगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो हीरे का चमकना किसके कारण होता है? आपके मृग मृच्छका। आपका सब किसके कारण होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। इसके कारण होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक, याद रखिएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? FORT क्या लिखा हुआ है? FORTRAN का प्रयोग के लिए नहीं होता। चित्र बनाने के लिए, गणित संगणना के लिए, तो किसी के लिए प्रयोग नहीं होता। ना तो पहला होगा, नहीं होता है। तो नहीं होता है का मतलब किसी के लिए नहीं होता। ठीक है, ठीक है, किसी के लिए नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? तो टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? माइकल फैराडे ने ट्रांसफार्म का आविष्कार किया था। जोसेफ हेनरी हो गया, अब्बे कासिली हो गया, ये जॉन बेयर्ड में हो गया। तो किसने किया? ठीक है, जॉन बेयर्ड ने किया था। ठीक है, याद रखिएगा। वॉलीबॉल की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो वॉलीबॉल की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो एक एक 6-6 खिलाड़ी होते हैं। कितने होते हैं? 6-6 खिलाड़ी होते हैं। निम्नलिखित में से मिलान कीजिए। तो मिलान करना है कि लिंगराज मंदिर उड़ीसा के भुवनेश्वर में है, किसको समर्पित है? तिजारा मस्जिद मंदिर जो है वो किसको संबंधित है, यानी कि राजस्थान में है। वेंकटेश्वर मंदिर तिरुपति में है, किसको संबंधित है? मैं कह सकता हूं कि लिंगराज मंदिर किसको संबंधित है। ठीक है, तिजारा टेम्पल किसको संबंधित है, और आपका वेंकटेश्वर मंदिर जो है वो किसको संबंधित है? तो वेंकटेश्वर की अगर बात हम करें तो भगवान महावीर स्वामी को संबंधित। तो तीसरे का पहला होगा, तो तीसरे का पहला देखिएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर तो हमारा क्या हो गया? ठीक है, याद रखिएगा, बी का क्या होगा? भगवान शिव होगा और भगवान विष्णु को संबंधित होगा। ठीक है, याद रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है भाई, याद रखिएगा। ठीक है, एक सेकेंड, क्या हो गया? ऑप्शन में कुछ मिस्टेक आ रही क्या? ठीक है, ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, यहां से देखिएगा, मिलान करिएगा सही से। लिंगराज मंदिर जो है भगवान शिव को समर्पित है, तो पहले का थर्ड वाला होगा, पहले का थर्ड वाला होगा। ठीक है, तिजारा मंदिर जो संबंधित है वो किसको है? भगवान महावीर स्वामी को है। वेंकटेश्वर जो मंदिर है वो भगवान विष्णु को संबंधित है। ठीक है, ऐसे होगा। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला होगा। ठीक है, कौन सा होगा? बी वाला होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि भारतीय स्वतंत्रता के संदर्भ में बिपिन चंद्रपाल, अमीर खुसरो ने, अरविंद घोष और लाला लाजपत राय जैसे नेताओं किस आंदोलन से जुड़े हो सकते हैं? तो किस आंदोलन से जुड़े हो सकते हैं? शांत दर्शन, धार्मिक पुनरुत्थान दर्शन, युद्धकारी राष्ट्रवादिता या दर्शन उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो देखिएगा, लाल बाल पाल अरविंद घोष भी उग्रवादी नेता थे। किससे संबंधित हो सकते हैं? तो युद्धकारी आपके हो सकते हैं। शांत दर्शन से तो नहीं हो सकते, धार्मिक से भी नहीं हो सकते। तो आपका ऑप्शन आपका सी वाला ही ठीक है, यानी कि सी वाला ऑप्शन आपका ठीक भी है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा क्या है हमारे पास में। ठीक है, तो इस प्रश्न को देखते हैं कि टुंड्रा निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है? तो टुंड्रा के प्रकार के वन होते हैं, जो कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं? बहुत कम वर्षा, बहुत ज्यादा गर्मी। तो टुंड्रा आपके बहुत कम वर्षा होती है, बिल्कुल, बहुत ज्यादा गर्मी भी होती है। तो बहुत कम वर्षा होगी तो गर्मी होगी, लेकिन बहुत ज्यादा सर्दी भी होती है। मृदा में कई पोषक तत्व दुर्बल होते हैं, बिल्कुल। भूमि पर निम्न वनस्पति होती है, ये भी ठीक है, यानी कि कह सकते हैं उपयुक्त सभी सही है टुंड्रा वनों के बारे में। ओवरऑल सबके सब क्या है? एकदम राइट है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ऐसे भी प्रश्न आपके पूछे जाते हैं स्टेटमेंट में।
कह रहे हैं बीकोलिम और सिरीगांव लौह अयस्क खदानें भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में है? तो किन राज्यों में है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु या गोवा। बल्लाइनर प्रश्न है लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है। ठीक है, किन राज्यों में है? तो आपके गोवा में। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? आपका गोवा है, उसी में आपके ये खदानें हैं। ठीक है, 19 प्रश्न को अभी तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। 19 प्रश्न यानी कि आर्टिकल नंबर 19 क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार है, हमारा प्रेस की स्वतंत्रता है। निम्नलिखित में से किस जीव में कीटनाशक की सर्वाधिक मात्रा जमा होती है? तो कीटनाशक की सर्वाधिक मात्रा किस में जमा होती है? सांप में, बाज में, खाद्य फसलों में या चूहा में? इसका आंसर आप लोग लगाओगे खाद्य फसल, लेकिन वह पूरी तरह से गलत है। ठीक है, क्योंकि बाज में होती है। क्यों होती है? बाज में। कीटनाशक कौन होता है? तो कीटों को खाने वाला क्या होगा? कीटनाशक होगा। हाइड्रोजन स्थिरीकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है? हाइड्रोजन हाइड्रोजन नहीं, नाइट्रोजन के लिए। ठीक है, नाइट्रोजन के लिए कौन जिम्मेदार है? विषाणु की खोज करी थी इवानोवस्की ने। इवानोवस्की ने विषाणु की खोज की थी। जीवाणु की खोज की थी लुईवेनहॉक ने। लुईवेनहॉक ने जीवाणु की खोज की थी। पौधे की जड़ें होती हैं, पौधे का पत्ता होता है, तो कौन होता है भाई? जीवाणु होता है। कौन होता है? आपका बैक्टीरिया होता है आंसर पे। ठीक है, प्रधानमंत्री रोशन आपके द्वार योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? मिजोरम, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या बिहार? ऐसा नहीं है कि इसमें उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश से ही योजना संबंधित होगी। ठीक है, उत्तर प्रदेश के बारे में पढ़ रहे हैं तो एक योजना आपके पेपर में कुछ इसी प्रकार की आने वाली है। इसका डिसाइड हम करंट अफेयर्स में भी कर लेंगे कि योजना आपके पेपर में कौन सी आने वाली है। ठीक है, तो देखिएगा कौन सी होगी आप लोगों को बताना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार की योजना तो आपके पेपर में जरूर आएगी। मध्य प्रदेश क्या है? आपका मध्य प्रदेश है। ठीक है, याद रखिए क्या है? आपका मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में लायन टेल्ड मकाम प्राकृतिक रूप से भारत में पाया जाता है? तो किन क्षेत्रों में आपका पाया जाता है? पश्चिमी घाट, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इंडो गंगोटिक मैदान या हिमालय क्षेत्र में? तो किन क्षेत्रों में? पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट के बारे में हमने आपको प्रीवियस क्लास में पढ़ाया था। ठीक है, किस नाम से जानते हैं? तो संस्कृति नाम है सह्याद्री। पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जानते हैं, जिसे हम संस्कृत भाषा में कहते हैं। ठीक है, आप याद रखिएगा, जैसे आपके गुजरात हो गया 1600 किलोमीटर पर फैला हुआ है। गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु तक फैला हुआ है। केरल और तमिलनाडु तक फैला हुआ है आपके। ठीक है, कितने किलोमीटर में फैला हुआ है? तो 1600 किलोमीटर में फैला हुआ है। कितने किलोमीटर में? तो 1600 किलोमीटर में फैला हुआ है। याद रखिएगा, सह्याद्री पर्वत श्रृंखला भी है, सह्याद्री घाट भी है आपका। ठीक है, सांसद निधि की वर्तमान राशि कितनी है? जो सबसे ज्यादा का ऑप्शन होगा वही मैं टिक करने वाला हूं, 5 करोड़। कितनी है? 5 करोड़ रुपए है। ठीक है, याद रखिएगा, सांसद निधि की आय की जो होती है आपकी राशि वो 5 करोड़ है। डॉक्टर ऑफ द ईस्ट नामक पुस्तक की लेखिका कौन है? तो कौन है भाई लेखिका? बेनजीर भट्टो है, अनीता देसाई है, अरुणति राय है, मेधा पाटकर है। नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है मेधा पाटकर। ठीक है, बेनजीर भट्टो पाकिस्तान की पहली महिला प्रधानमंत्री या किसी भी मुस्लिम देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बेनजीरो भट्टो, इन्हीं की एक पुस्तक लिखी है इन्होंने। ठीक है, डॉटर ऑफ द ईस्ट। भारत में सर्वप्रथम मेडिकल कॉलेज कहां खोला गया? तो भारत में सर्वप्रथम मेडिकल कॉलेज कहां खोला गया? सबसे पहले आपके, ठीक है, 1935 में। देखिएगा, 1935 में कोलकाता में स्थापित किया गया और 1935 में ही आपके मद्रास में भी स्थापित किया गया। लेकिन दिक्कत यह है कि 28 जनवरी 1935 को कोलकाता में खोला गया और 28 फरवरी 1935 को मद्रास में खोला गया। आंसर क्या होगा? सबसे पहला पूछा तो सबसे पहला आपका कोलकाता होगा। कोलकाता की स्थापना किसने करी? जॉब चारनॉक ने।
किसने स्थापना करी? तो जॉब चार्नक ने कोलकाता की स्थापना की, राइट। लखनऊ की स्थापना किसने करी? कई बार बताया है मैंने, आसफउद्दौला ने लखनऊ की स्थापना करी। और लखनऊ का प्राचीन नाम था अवध, तो अवध की स्थापना किसने करी? तो अवध की स्थापना शहादत खान ने करी। किसने करी अवध की स्थापना? शहादत खान ने करी। ठीक है, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट से लेकर इंपॉर्टेंट प्रश्न ही हैं आपके लिए, जो आपके पेपर में सबसे ज्यादा बार पूछे गए हैं। दोस्तों तो पूछे जरूर जाएंगे, चाहे आप कुछ भी कर ले, कितनी भी पावर लगा ले, कितनी भी ताकत लगा ले, आपको वर्दी मिलके ही रहेगी। ठीक है, आप उन 60,244 का हिस्सा बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। अब कितने लोग बनेंगे देखिएगा, 50 लाख फार्म पड़ा हुआ है, 50,14,000 कुछ फार्म पड़ा हुआ है, जिसमें से 15 लाख लड़कियों के फार्म पड़े हुए हैं, 35 लाख पुरुष यानी कि लड़कों के फार्म पड़े हुए हैं। तो आप डिसाइड कर लीजिएगा कि किसको किसको नौकरी मिलेगी, किसको किसको नहीं। जो भी आपको ये बता रहे हैं कि कट ऑफ बहुत कम जाएगी, क्योंकि 40 दिन 50 दिन सबके लिए मिले हैं पेपर के लिए, तो भाई ये बिल्कुल सरासर गलत बात है। क्यों गलत बात है ये मैं आपको बता रहा हूं। गलत बात इसलिए है कि तैयारी पहले से ही की जाती है, ना कि इन 50 दिनों में की जाती है। तो हमारी जो जो 10 गुना, जो 15 गुना जो भी स्टूडेंट बुलाया जाएगा, उतना तैयार है आपके लिए। तो आप उनसे आगे निकलिएगा, आप अपनी मेहनत को ज्यादा से ज्यादा तैयार करिएगा। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करिएगा, तब आपको लगेगा कि हो सकता है सिलेक्शन हो मेरा। लेकिन हमने आपको बताया, जब एग्जाम हॉल से निकलो तो आपको ऐसा लगना चाहिए कि भाई मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मुझे कट ऑफ देखने की जरूरत नहीं है, अब मैं रेस मारने वाला हूं, क्योंकि मेरा 300 में से 250 नंबर आ चुका है। ठीक है, तो कट ऑफ कम नहीं जाएगी। जिनकी अब ये भी लोग बता रहे थे कि 30 लाख फार्म पड़ेगा, 32 लाख पड़ेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। फार्म पड़ा है 50 लाख, जो कि किसी का अनुमानित आंकड़ा नहीं था। सरकार का भी अनुमानित आंकड़ा 35 लाख तक था, लेकिन उसकी सोच से भी ज्यादा फार्म पड़ गया, सोच से भी ज्यादा फार्म पड़ गया, 50 लाख फार्म पड़ गया आपके पेपर में। तो ऐसा है भाई कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है कि आप सोचो कि हम एक ही जगह स्थिर रहकर बहुत मेहनत करके पढ़ाई में नंबर लाकर वर्दी मिल सकती है। अन्यथा आपको इन 20 दिनों में ही डिसाइड करना है, इन 30 दिनों में ही डिसाइड करना है कि आपकी नौकरी लगेगी या आपकी नौकरी नहीं लगेगी। ठीक है, अगर ये 30 दिन आप अच्छे से पढ़ लोगे, तब आपको नौकरी नहीं, अगला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित कर दिया जाएगा, यानी कि वर्दी मिल जाएगी। अगर 30 दिन आप लोग नहीं पढ़े तो आपको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा नहीं जाएगा, पापा के डंडा मम्मी की डांटों से तुम्हें नवाजा जाएगा अच्छी तरीके से। ठीक है, तो 30 दिन के लिए तुम्हारे लिए दूध मक्खन मठा सब कुछ मिलेगा, रोटी भी बनी बनाई मिलेगी। 30 दिन के बाद तुमसे बोला जाएगा कि अब तुम्हारा रिजल्ट आ गया, अब ऐसा करो, पेपर हो गया, अब तुम्हारा अच्छा हुआ नहीं, अब तुम लोग दराती और खोदो जाके खेत, काटो जाके फसल, ठीक है, गन्ना छीलो जाके। तो यही है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बोई जाने वाली फसल गेहूं है, और उत्तर प्रदेश में गन्ना भी बहुत अच्छी मात्रा में होता है। ठीक है, तो दो ही काम तुम्हें करने हैं, बाकी आपकी डिसाइड करना है आपको कि आपको करना क्या है। ठीक है, 30 दिन हमें उस ऊंचाई पर ले जाएंगे। एक बिल्कुल भी भ्रम में ना रहिएगा कि 210 212 नंबर कट ऑफ के लिए आंकड़े से ज्यादा फार्म पड़ गया तो आंकड़े से ज्यादा कट ऑफ भी जा सकती है। ठीक है, याद रखिएगा। आप यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है, कोई भी रुपए आपसे नहीं लिया जा रहा है। अब आपकी इच्छा है कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है या नहीं पढ़ाया जा रहा है। मैं तो अपनी मेहनत करता हूं आपको पढ़ाने में, जितना हो सकता है उतनी मेहनत करता हूं, लेकिन ये आप डिसाइड करेंगे कि भाई आपको समझ में आ रहा है या समझ में आपके नहीं आ रहा है। लेकिन मेरा तो मानना यह है कि मैंने आपका एक एक क्वेश्चन का एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। उम्मीद से कह सकता हूं कि अभी तक आप 10 क्लासों को अगर लगातार पढ़ेंगे तो आपकी जीएस की तैयारी एक बेहतरीन लेवल की होने वाली है। ठीक है, और बेहतरीन लेवल की अगर तैयारी होने वाली है तो आप उम्मीद रखिएगा कि आपकी क्लास भी बेहतरीन हुई होगी, तभी तो आपकी तैयारी बेहतरीन हुई होगी। ठीक है, तो मेहनत करके हमने आपको पढ़ाया है, बहुत बहुत मेहनत करके पढ़ाया है। ठीक है, आपके लिए एक एक क्लास में 38 क्वेश्चन 1 घंटे 10 मिनट 1 घंटे 20 मिनट में आपको हमने बताए हैं पूरी तरीके से। तो 38 क्वेश्चन के साथ में हमने शुरू किए। अब आप याद रखिएगा कि अगर आपका प्रैक्टिस सेट, ठीक है, अगर आपका प्रैक्टिस सेट लगातार अगर आप लगते हैं
आप अगर आज से भी प्रैक्टिस सेट लगाते हैं तो जो हमारे पास में दिन है उतने दिन में 25 प्रैक्टिस सेट आप लगा लोगे। 25 प्रैक्टिस सेट लगा लोगे, 30 लगा लोगे, मान लो 30 प्रैक्टिस सेट लगा लिए। एक में कितना क्वेश्चन? 150 क्वेश्चन। 150 क्वेश्चन तो तैयार होंगे। जो क्वेश्चन नहीं आते उनको कॉपी पे नोट करके उनके बारे में सोचना सीखो। 150 गुणा 3 यानी कि 4500 क्वेश्चन आपके द्वारा पढ़ाए जाएंगे। उसके बाद आपने कहीं ना कहीं से स्टडी करी होगी, वो भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो ऐसे जाके आपके जितने भी प्रश्न है ना, कम से कम 10,000 प्रश्नों का गुच्छा आपका बनने वाला है। और जिसने 10,000 प्रश्न तैयार कर लिए वन लाइनर फॉर्मेट में जीके के, उसका प्रश्न तो जीके में छूटने वाला नहीं है। ऐसे ही मैथ में, ऐसे ही आपके हिंदी में, और ऐसे ही आपके रीजनिंग में याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए प्रश्न की ओर मूव करते हैं। बातें हो गई बहुत। कह रहा है आत्महत्या की दर भारत में सर्वाधिक किस राज्य में है? तो सर्वाधिक किस राज्य में है? सिक्किम में। न्यूनतम किस राज्य में है? तो न्यूनतम आपके बिहार के लोग करते हैं। सबसे कम साक्षरता दर कहां पर है? बिहार में है। न्यूनतम आत्महत्या की दर कहां पर है? बिहार में है। दूसरे आपके तमिलनाडु में है सबसे ज्यादा। तीसरे राज्य में केरल में है सबसे ज्यादा, यानी कि सबसे ज्यादा सिक्किम, फिर तमिलनाडु, फिर आपके केरल में है। और सबसे कम आपके कहां पर है? बिहार में है। ग्रेट बैरियर शैल भित्ति कहां पर स्थित है? न्यूजीलैंड के पूर्वी तट पर है, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर है, न्यूजीलैंड के पश्चिमी तट पर है, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर है। मुझे तो लगता है ये प्रश्न आपके पेपर में जरूर आने वाला है, 100% आने वाला है ये प्रश्न। तो नोट करिएगा कि कहां पर है आपके विश्व के सबसे छोटे महाद्वीप, कहां पर आपके विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप? ऑस्ट्रेलिया। सबसे बड़ा महाद्वीप आपका एशिया महाद्वीप। दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप आपका अफ्रीका महाद्वीप। तीसरा आपके उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। चौथा आपका दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। और सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। महाद्वीपों की संख्या आपके 7 है, ना कि 5 है। ठीक है, कितने महासागर? 5 है। और आपके महाद्वीप कितने हैं? तो महाद्वीप की अगर बात करेंगे, महाद्वीप 7 है। सबसे बड़ा आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है ना। अभी मैंने क्या बताया? सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और सबसे बड़ा आपका एशिया महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर स्थित है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर स्थित है। मुझे तो लगता है कि जरूर आने वाला प्रश्न है, 100% आने वाला प्रश्न है ये। ठीक है, कह रहे अधिवर्ष का जनक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? यानी कि लीप वर्ष। आपने रीजनिंग में पढ़े होगे लीप वर्ष, लेकिन जब आप रीजनिंग में लीप वर्ष पढ़े होगे तो वहां पर यह बताया गया होगा 29 फरवरी होती है। 29 प्रश्न है, 29 फरवरी है। लेकिन ये नहीं बताया गया होगा कि लीप वर्ष का जनक किसे कहते हैं। वो मैं आपको जीके में बताने वाला हूं कि लीप वर्ष का जनक किसे कहते हैं। तो लीप वर्ष का जनक किसे कहते हैं? जूलियस सीजर को कहते हैं। किसको कहते हैं? जूलियस सीजर को कहते हैं लीप वर्ष का जनक। याद रखिएगा मित्रों। ठीक है, ग्लेशियर एक्सप्रेस निम्नलिखित में से किस देश की प्रसिद्ध रेलगाड़ी है? तो किस देश की प्रसिद्ध रेलगाड़ी है ये आपको बताना है। लहुपत गामिनी। बहुत लोग पूछते हैं कि भाई रेलगाड़ी का हिंदी में नाम क्या है? लौपत गामिनी। ठीक है, लौपत गामिनी रेल से बनी हुई गाड़ी है, उसको दौड़ाना है, लौपत गामिनी हो गया। किस देश की है? तो देखिएगा भारत की तो है नहीं ऐसी कोई रेलगाड़ी, नॉर्वे भी नहीं है, सूर्य उदय का देश कहते हैं, अमेरिका में भी नहीं है। ठीक है, आप देखिएगा कहां पर है? आपके स्विट्जरलैंड में है। कई सारे मुख्यालय हैं जैसे WTO आपका, ठीक है, WHO का मुख्यालय आपके कहां पर है? स्विट्जरलैंड में है। बिनसर का जंगल भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो बिनसर के जंगल कहां पर है? ठीक है, बिनसर के जंगल कहां पर है? मध्य प्रदेश हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, लक्षद्वीप हो गया, या उत्तराखंड हो गया। तो बिनसर के जंगल कहां पर है? मुझे तो लगता है बिनसर के जंगल आपके उत्तराखंड में है। कहां पर है आपके? उत्तराखंड में है। और उत्तराखंड का पहला नेशनल पार्क या भारत का पहला नेशनल पार्क बात करेंगे, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है आपका, जिसे 1936 में हेली नेशनल पार्क कहते थे। कौन से पार्क से नाम से जानते थे? हेली नेशनल पार्क के नाम से जानते थे 1936 में। तो भारत का पहला नेशनल पार्क है आपका जिम कॉर्बेट। राजाजी नेशनल पार्क है जो कि बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है, हरिद्वार में है उत्तराखंड के। नंदा देवी नेशनल पार्क है, ये भी बहुत प्रसिद्ध है। गंगोत्री नेशनल पार्क है, यमुनोत्री नेशनल पार्क है, ये सभी आपके नेशनल पार्क है। ठीक है, गंगोत्री भी है, यमुनोत्री भी है, ये सब आपके नेशनल पार्क हैं। ठीक है,
याद रखिए कैसे हैं आपके नेशनल पार्क हैं, कहाँ पर आपके उत्तराखंड में। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, कब बना, तो 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड का निर्माण किया गया। किससे बनका, उत्तर प्रदेश से कट होकर बना था। उत्तर प्रदेश से कट होकर बना था, 13 जिलों को काटकर उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड का निर्माण किया गया था। कल हमने पढ़ा था प्रीवियस ईयर क्लास में, सबके बारे में पढ़ा था उत्तराखंड के बारे में। उत्तराखंड में आपके गंगा नदी का उद्गम है। गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, उत्तराखंड में। गंगा को उत्तराखंड में क्या कहते हैं, भागीरथी कहते हैं। और भागीरथी नदी पर एक बांध बना है जिसे हम भारत का सबसे बड़ा बांध कह सकते हैं, जिसे कह सकते हैं टिहरी बांध परियोजना। तो टिहरी बांध परियोजना आपके कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। ठीक है, याद रखिएगा टिहरी बांध परियोजना आपके उत्तराखंड में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घास के मैदानों को ऑस्ट्रेलिया में किस नाम से जाना जाता है। तो घास के मैदानों को ऑस्ट्रेलिया में किस नाम से जाना जाता है, तो पंपास डाउन्स लोअनास या पंपास। देखिएगा पंपास घास के मैदान आपके कहाँ मिलेंगे, अर्जेंटीना में मिलेंगे। कैपिटल करेंसी याद कर लीजिएगा, वरना पता चले कि पेपर में आ जाए और नहीं पता हो। लास्ट ईयर आपसे पूछी गई अर्जेंटीना की कैपिटल क्या है, ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना की कैपिटल है। डाउन्स के मैदान आपको कहां पर मिलेंगे, ऑस्ट्रेलिया में मिलेंगे। कहां पर मिलेंगे आपके, ऑस्ट्रेलिया में मिलेंगे। लनास के मैदान आपको वेनेजुला में मिलेंगे। ठीक है, वेनेजुएला में मिलेंगे। पंपास के मैदान आपको पता करना है कि भाई पंपास के मैदान जो हैं वो कहाँ मिलेंगे। ठीक है, ये आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि पंपास के मैदान आपको कहाँ पर मिलेंगे। तो देखिएगा आप लोग तो बताते नहीं हैं कमेंट बॉक्स में, तो चलिए हम ही बता देते हैं कहाँ पर मिलेंगे। आपके 3 शहरों में मिलेंगे, 3 देशों में मिलेंगे। अर्जेंटीना में मिलेंगे, अर्जेंटीना में मिलेंगे, उरुग्वे में मिलेंगे और आपके ब्राजील में मिलेंगे। ठीक है, कमेंट्स बॉक्स आपके लिए बड़ा महंगा पड़ रहा है। आप कमेंट नहीं कर सकते, आप वीडियो को लाइक नहीं कर सकते। ठीक है, पढ़ना सिर्फ आप ही को। भारत में सिर्फ एक ही चीज तो आदमी मजबूरी से कर रहा है, वो क्या है, पढ़ाई। दान पुण्य मजबूरी से नहीं करता। ठीक है, सिर्फ पढ़ाई एक ऐसा स्टेट है, एक ऐसी चीज है जिसको आदमी मजबूरी में कर रहा है। नौकरी सबको चाहिए लेकिन पढ़ना किसी को नहीं, सीधी सी बात समझिएगा। नौकरी सबको चाहिए लेकिन पढ़ना किसी को नहीं है। जिस दिन तुम पढ़ना सीख गए उस दिन भारत का भविष्य अपने आप बदल जाएगा, सीधी सी बात समझिएगा। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा तो ये भी एक मूवी है 12 पास, उसको देखिएगा। ठीक है, उसके इंटरव्यू को देखिएगा कि उसने क्या बोला था। ठीक है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से मौर्य काल का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है, स्तंभ, स्तूप, चैत्य या बरादरी। स्तंभ। मौर्य काल के बारे में मैं आपको पढ़ा चुका हूं। ठीक है, क्या होगा, स्तंभ। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि नेपाल के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है। तो नेपाल के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है, देखिएगा नेपाल की सीमा किससे लगती है, आपके भारत से लगती है। तो भारत के 5 स्टेट हैं जो नेपाल के साथ सीमा को स्पर्श करते हैं। भारत के 5 स्टेट हैं नेपाल के साथ सीमा को स्पर्श करते हैं। अगर बात करें तो देखिएगा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार। ठीक है, अब देखिएगा पश्चिम बंगाल। अब एक आप बताइएगा क्या होगा, एक सिक्किम। क्या ट्रिक है, उत्तर उत्तर बस पिंचरवा, उत्तर उत्तर बस पिंचरवा। ये सीमा स्पर्श करता है 1751 किलोमीटर। कितने किलोमीटर की सीमा स्पर्श करता है, 1751 किलोमीटर की सीमा को स्पर्श करता है। इसमें उत्तर प्रदेश के साथ में इस सीमा स्पर्श करता है 579 किलोमीटर, यानी कि 7 जिले उत्तर प्रदेश के स्पर्श करते हैं। 7 जिले उत्तर प्रदेश के स्पर्श करते हैं, जैसे बलरामपुर, ये भी करता है आपके उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श। श्रावस्ती करेगा, शायद मैं इस प्रश्न को पहले भी बता चुका हूं कई बार। ठीक है, उसके बाद में आपके महाराजगंज, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर। क्या होगा, सिद्धार्थनगर। उसके बाद अगर बात करूं सिद्धार्थनगर के बाद में आपका बहराइच। क्या होगा, बहराइच। बहराइच के बाद बात करूंगा तो लखीमपुर खीरी। क्या होगा, लखीमपुर खीरी।
लखीमपुर खीरी के बाद में बात करूंगा तो पीलीभीत, यानी कि 7 जिलों के साथ सीमा स्पर्श करता है नेपाल। कितने किलोमीटर की? उत्तर प्रदेश में 579 किलोमीटर की। ठीक है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए। तो किसने करा? प्रदीप कुमार राय ने, पीके रॉय। किसने दिया? प्रदीप कुमार रॉय ने दिया था। ठीक है, कि राजनीतिक प्रजातंत्र का तात्पर्य उस जीवन विधा से है जो जीवन के सैद्धांतिक रूप से उदारता, समानता और विमर्शता को स्वीकार करती है। यह किसका कथन है? मैं कह सकता हूं भैया, ऐसा कथन एक ही व्यक्ति दे सकते हैं, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, कई सारे पॉइंट भी पढ़े डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में। उत्तर प्रदेश का पहला आदिवासी संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया? यह किस जिले में बनाया गया? तो उत्तर प्रदेश का पहला आदिवासी संग्रहालय किस जिले में है? किस जिले में है? आपके बलरामपुर में। अभी तो बताया बलरामपुर की सीमा जो है वो आपको नेपाल को स्पर्श करती है, तो बलरामपुर की सीमा आपके नेपाल को स्पर्श करती है, याद रखिएगा इस बात को। चलिए, उत्तर प्रदेश में इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला कहां पर है? तो उत्तर प्रदेश में इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला आखिर है कहां पर? कानपुर में। कानपुर गंगा नदी के किनारे। कानपुर किस नदी के किनारे है? गंगा रिवर के किनारे है। लखनऊ गोमती नदी के किनारे। गोमती नदी के किनारे लखनऊ। गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे। राप्ती नदी के किनारे। प्रयागराज गंगा यमुना सरस्वती के किनारे है। उत्तर प्रदेश में इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला कहां पर है? लखनऊ में। कहां पर है? आपके लखनऊ में। ठीक है, कह रहे घूमर लोक नृत्य है। किसका लोक नृत्य? देखिएगा, एग्जामिनर बड़ा कंफ्यूज कर देता है, लास्ट ईयर पूछा गया प्रश्न था। अब देखिएगा, एग्जामिनर इसलिए कंफ्यूज कर देता है कि एक तो घूमर होता है और एक होता है घुमरा। उत्तर प्रदेश के लोग इतने इंटेलिजेंट होते हैं कि वो सोचेंगे कि भाई रा लगाना भूल गया है, रा में डंडा लगाना भूल गया। एक होता है घूमर, एक होता है घुमरा। उत्तर प्रदेश में इतने इतने लोग अच्छे हैं कि वो बोलेंगे, सोचेंगे, अपने दिमाग से ही लगा लेंगे कि भैया रा में डंडा लगाना भूल गया एग्जामिनर, ऐसा करो इसमें दूसरा मार दो। तो देखिए घूमर, घूमर कहां पर? आपके राजस्थान में। अपने पास से बहुत दिमाग लगाते हैं। भारत में उत्तर प्रदेश के लोग अपने पास से बहुत दिमाग लगाते हैं। ठीक है, तो देखिएगा डंडा गायब कर दिया उसने, और डंडा गायब कर दिया तो ये राजस्थान पहुंच जाएगा, और डंडा अगर उसने लगा दिया ना तो ये कहां पहुंच जाएगा? आपके उड़ीसा पहुंच जाएगा। कहां पहुंच जाएगा? उड़ीसा पहुंच जाएगा। तो ज्यादा दिमाग अपने पास से नहीं लगाना। अगर अपने पास से तुम ज्यादा दिमाग लगाओगे ना तो समझो कौन बनोगे? ये सबको पता है कौन बनना है तुम्हें। घुमरा और घूमर, घुमरा और घूमर। घुमरा आ जाए तो उड़ीसा में, और घूमर आ जाए तो राजस्थान में। अपने पास से तुम्हें कोई दिमाग नहीं लगाना। अपने पास से अगर दिमाग लगा दिए तो बात ठीक नहीं है। ठीक है, तो चलिए, आरो यारो की सीरीज चल रही है, बिल्कुल डिटेल पार्ट में आते हैं, क्लास है एकदम जबरदस्त तरीके से, वो भी रिटन के फॉर्मेट में, तो कृपया करके उसको भी देखिएगा जिससे आपकी जीके और भी मजबूत हो जाए। तो चलिए ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। 10 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करा दिए हैं, यानी कि टोटल 380 क्वेश्चन तो आपको रिटन फॉर्मेट में पढ़ाए हैं हमने। मल्टीप्लाई आपकी अगर 10 से हम करें, 38 क्वेश्चन की मल्टीप्लाई अगर 10 से करें तो रिटन फॉर्मेट में 380 क्वेश्चन। लेकिन मैं कह सकता हूं कम से कम 1500 प्लस क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाए हैं, बल्कि इससे ज्यादा ही प्रश्न आपको मैंने पढ़ाए होंगे। 1500 प्लस क्वेश्चन से ही ज्यादा प्रश्न पढ़ाए होंगे आपको 10 प्रैक्टिस सेट में। तो हमने आपसे जो बोला था कि 10 प्रैक्टिस सेट हम लगवाएंगे, तो 10 प्रैक्टिस सेट मैंने आपको लगवा दिए हैं बिल्कुल तरीके से। अब क्लास स्टार्ट होगी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, आपकी जितनी भी क्लास है, इंडियन इकोनॉमी, हर क्लास का एक वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस और यूपीएसआई में आज तक जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सभी की डिटेल चर्चा आपके पेपर से पहले पहले। तो चलिए ठीक है, पीडीएफ के लिए आप लोगों को पता है कहां जाना है, तो नंबर पर जाना है आपको, या आपको कमेंट्स बॉक्स में पहला लिंक जो आपका ब्लू कलर का होगा उसी में आपकी पीडीएफ अटैच होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आप शुरू नहीं, आप शुरू से शुरुआत करेंगे फिजिक्स की, शुरुआत करेंगे केमिस्ट्री की, अब क्लास करेंगे न्यू फॉर्मेट से। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, टाटा, बाय बाय, जय हिंद।